देते। चलो इसको थोड़ा अभी मैं स्पीड में दोबारा वापस लेके आऊँगा। तो हम पढ़ रहे थे डेटा टाइप्स। पहले डेटा टाइप्स में हमने कौन सा पढ़ा? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में हमने ये बात समझी कि जो भी चीज़ कोटेशन मार्क्स के बीच में है वो क्या है? स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग की एक क्वालिटी है कि VS कोड क्या कंप्यूटर ही उसको नहीं पढ़ता। जैसे ही स्ट्रिंग आप कंप्यूटर को सप्लाई करते हो, स्ट्रिंग चुपचाप उसको हार्ड डिस्क में सेव कर लेता है। कंप्यूटर को कुछ नहीं पड़ी ना, उसको कोई पता है कि उसके अंदर आपने क्या लिखा है। अब आप उसमें कहानियाँ लिखें, गाने लिखें, उसको कोई नहीं पड़ी। आप 1 2 लिखें, उसको तभी भी कोई नहीं पड़ी। वो 1 2 को नंबर काउंट नहीं करेगा, ये बात दिमाग में रखिएगा। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड डेटा टाइप है वो कौन सी है? नंबर्स। नंबर्स बेसिकली हमारे पास होल नंबर्स है यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन टू द इन्फिनिटी। अब यहाँ पे 4 बेसिक ऑपरेशंस आपने देख लिए। उसके बाद एक और बेसिक ऑपरेशन है मॉड्यूलाई। मॉड्यूलाई रिप्रेजेंट होता है परसेंटेज से, परसेंटेज 2। तो आंसर आया 1। इसका कोई मुझे मतलब समझा सकता है? क्या 5 में 2 बार जा सकता है? सही है, रिमाइंडर। आपने 4 क्लास डिवीजन, आप लोगों को ये याद है? ये इस तरीके से हम कोई डिवीजन करते थे। नहीं, मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, मैं रियलिटी से ना आपको रूबरू करा रहा हूँ। यार लड़के लड़के हो, कौन सी लड़कियां हो गए तुम रोने बैठ जाओ। किसी ने ISS भी दी है? ISS भी? अच्छा, ये इसको जरा गौर से देखें। इन्होंने क्या किया हुआ है, ये एक नंबर है 275625। इसको डिवाइड किया हुआ है किससे? 5 से। ये एक कन्वेंशनल मेथड है, सही है। ये आपका मैनुअल मेथड है किस चीज़ का? डिवीजन का। जब आप नॉर्मल मेथड से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करते करते आप एक पॉइंट पे आते हैं जहां पे और ये डिवाइड नहीं हो पाता, सही है। उसकी वजह क्या है कि 0 5 से छोटा है, तो 5 1 जा भी 5 ही हो सकता है, तो 0 से वो डिवाइड नहीं हो सकता, तो यहाँ पे डिवीजन खत्म हो गई। अगर 0 की जगह 1 भी होता तो भी डिवीजन यहाँ पे खत्म हो जाती, या 2 या 3 या 4। 5 होता तो 5 1 जा 5 दोबारा से नीचे बनाया था, ठीक है। तो ये जो बीच में आखिर में नंबर बचता है जिसको अब आप डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम क्या कहते हैं? रिमाइंडर, सही है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर ये वाली वैल्यू अगर आपको चाहिए हो तो आप कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं? मॉड्यूलाई। मॉड्यूलस कह लें या मॉड्यूलाई कह लें, दोनों एक ही लफ्ज हैं। मॉड्यूलाई बेसिकली प्लूरल है, मॉड्यूलस सिंगुलर है। इसको हम जरा देख लेते हैं। अब 2 1 जा 2, सही है, तो नीचे कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा। 2 से 2 कट जाएगा, नीचे 0 बच जाएगा। तो इसको हम ट्राई करके देख लेते हैं। तो नीचे क्या आया? 0। उसके अलावा कोई ऑप्शन दे मुझे। 3 मॉड्यूलाई 2 क्या होगा? 2 1 जा 2, तो नीचे 2, 3 माइनस 2 1 बचा, तो क्या आएगा? 1, सही है। अब 5 डिवाइडेड बाय 3, अब 3 1 जा 3, 5 माइनस 3 रिमाइंडर 2, तो 5 मॉड्यूलाई 3 क्या बचा? 2, सही है। छोटी सी क्विक मैथ्स है, बहुत सिंपल है। उसका बस आपको मॉड्यूलाई। अब ये मॉड्यूलाई का मकसद क्या होता है? मॉड्यूलाई आप कब ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं? मॉड्यूलाई आप तब इस्तेमाल करते हैं, आपको मैं प्राइम इसकी एग्जांपल देता हूँ। अब आपको ये चेक करना है कि जो आपके पास नंबर आया है वो नंबर इवन है या ऑड। आपको एक फंक्शन बनाना है जिसमें आपको बताना है कि जो आपके पास नंबर आ रहा है वो इवन है या ऑड। तो आप उस नंबर को किससे डिवाइड करा दें? 2 से, सही है। अब मेरे पास 24 है, मुझे चेक करना है ये इवन है या ऑड। तो 2 मॉड्यूलाई 2, आंसर क्या आया? 0। अगर मॉड्यूलाई 0 आए तो उसका मतलब ये कौन सा नंबर है? इवन है। अगर वो 0 से ग्रेटर देन 0 आए, सिंपल आप एक कंडीशन लगा दें, इफ इट इज ग्रेटर देन 0 देन इट इज ऑड नंबर। बात समझ आ रही है? एक सिंपल लॉजिकल फंक्शन बनाया जाता है, बहुत सिंपल लॉजिकल फंक्शन बनाया जाता है। लेकिन अगर मैं आपको कोई लॉजिकल का प्रॉब्लम दूंगा तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं देता, ये बहुत आसान है।
मैं आपको अगर कोई मॉड्यूलाई का दूंगा तो मैं आपको ये दूंगा कि भाई आपके पास एक नंबर है जो मैंने आपको पास दिया, हो सकता है 52 हो, 35 हो, कुछ भी हो, वो मेरे ऊपर है। मैं आपको कोई भी एक नंबर दूंगा, आपका जो फंक्शन है, जो आपका प्रोग्राम है, वो ये करेगा कि उसके मल्टीपल्स काउंट करेगा कि उस नंबर्स के कितने मल्टीपल्स हो सकते हैं। मल्टीपल समझते हैं? यानी कि उस नंबर के टेबल में जो नंबर्स आते हैं, जैसे 5 1 ज़ा 5, तो 5 का 1 क्या हो गया? मल्टीपल। 5 2 ज़ा 10, तो 2 क्या हो गया? मल्टीपल। उसके जितने भी मल्टीपल्स हैं, आप मुझे बताएंगे कि वो मल्टीपल्स कितने इवन है और कितने ऑड हैं। या तो ये क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि इस नंबर के जितने भी मल्टीपल्स हैं, अगर आप उनका सम करेंगे तो क्या आएगा, उनके मॉड्यूलाइज का सम करेंगे तो क्या आएगा। इस तरह के मैं लॉजिकल बिल्डिंग में नॉर्मली आपको क्वेश्चंस दूंगा कुछ दिनों के बाद। अभी तो आप जस्ट एलिमेंट्री हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है, आपको ये काम आ जाएगा। सही है। लेकिन पहले देखें, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला स्टेप होता है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, आपको ये बात बताना कि आप कहाँ पे वीक हैं। हर किसी में एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है, हर किसी में एक सेंस होता है कि यार आई एम द बेस्ट, उससे अच्छा कोई है ही नहीं, ये तो बंदा पागल है, वही बकवास किए जा रहा है। सही है। एक दिल में ना ये किसी किसी को होता है, किसी किसी के नहीं, मोस्टली होता है, मैंने देखा है। देखिए सबको लग रहा होता है यार मुझे तो सब आता है, ये तो आ जाएगा, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। तो प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है, उसका पहला स्टेप होता है कि आप पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें कि आपको कौन कौन सी चीज़ें नहीं आ रही। जब आपको ये पता लगेगा कि अच्छा मुझे ये चीज़ नहीं आती, तभी तो आप वो चीज़ सीखने जाओगे। अब एक चीज़ आपको पता ही नहीं है कि ये चीज़ वो ये चीज़ है भी दुनिया में, तो आप उसको सीखने कैसे जाओगे जब आपको उसकी इल्म ही नहीं। सही है, समझ आ रही है? अंग्रेजी का एक मुहावरा सुना है, इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। का इस मुहावरे का मकसद है कि जिसको कुछ ना पता हो ना, ये भी एक नेमत है। ना पता होना भी एक नेमत है। जिसको जितना पता लगता है वो उतना डिप्रेस होता है कि मुझे और नहीं पता। सही है। जिसको पता लगता है कि दुनिया में इतना सब कुछ है और मुझे नहीं आता, उसको लगता है मुझे कुछ नहीं आता। समझ रहे हैं? एक और है कि द मोर यू नो दैट यू डोंट नो। सही है। जितना आप और सीखने जाते हैं, आपको पता लगता है कि और बहुत कुछ है जो आपको नहीं आता। तो आपको ये फीलिंग होने लगती है कि यार मुझे तो कुछ नहीं आता। अभी आपके सामने मैं खड़ा हूँ, मैं ये बातें कर रहा हूँ, आप बोलेंगे यार इस बंदे को स्टैट्स आती है, मैथ्स आती है, फिजिक्स आती है, इसको पता नहीं क्या क्या आता है। अब मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ, मुझे खुद को फीलिंग होती है यार मेरे को तो कुछ नहीं आता। क्योंकि जब मैं किसी ऐसे बंदे को देखता हूँ कि जो अब वो क्रॉस ओवर का टेस्ट पास करके बैठा हुआ है, तो मैं कहता हूँ यार उसका सेंस ऑफ एक है। बात समझ रहे हैं? तो लेकिन आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको कौन सी चीज़ें नहीं आती, तभी आप उस चीज़ को सीखने जाएंगे। अब इसमें अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपने मॉड्यूलाई देख लिया, ये नंबर्स देख लिया, लेकिन अभी एक मजाक करते हैं के साथ। ये क्या चीज़ है? स्ट्रिंग। ये क्या चीज़ है? प्लस। प्लस किस में हो सकता है? सिर्फ नंबर्स में हो सकता है। ये क्या हुआ? क्या हुआ ये? प्लस तो नहीं किया इसने। देखें, स्ट्रिंग्स की एक क्वालिटी है तो हम कहते हैं कॉन कैटिनेशन यूजिंग प्लस। क्या कहते हैं? कॉन कैटिनेशन यूजिंग प्लस। इसकी हम एग्जाम्पल देते हैं, ए बी प्लस सी डी। आपके पास जवाब क्या आएगा? ए बी सी डी। सही है। इस चीज को, इस ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं? कॉनकैटिनेशन। और ये किसके थ्रू होता है? प्लस के थ्रू। ठीक है। प्लस नॉर्मली किसका ऑपरेटर है? नंबर्स का। लेकिन स्ट्रिंग में सिर्फ एक जगह इस्तेमाल होता है और उस प्रोसेस का नाम होता है कॉनकैटिनेशन। एक चीज आपने इस दर समझ ली कि ये 22 क्यों आया। सही है। एक चीज तो आपने समझ ली कि ये प्लस क्यों आया।
लेकिन यहाँ पे एक और मसला हुआ है, ये कौन सी टाइप है, तो फिर ये नंबर किधर गया, ये भी क्या बन गया, स्ट्रिंग। क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर ना कुछ बिल्ट इन लॉजिक्स है। जावास्क्रिप्ट कहता है कि भाई आप एक स्ट्रिंग में क्या ऐड करा रहे हो, नंबर, तो वो उस नंबर को क्या कर देता है, स्ट्रिंग। क्योंकि स्ट्रिंग से नंबर में नहीं जाया जा सकता, उसकी वजह यह है कि लिखा हुआ है स्ट्रिंग के अंदर हेलो वर्ल्ड। अब हेलो वर्ल्ड को नंबर में आप ले जा सकते हैं, नहीं। आपके पास लिखा हुआ है 010, अब आप 010 एक नंबर है, उसको आप स्ट्रिंग में ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं। कोई भी दुनिया का नंबर हो वो क्या बन सकता है, स्ट्रिंग। लेकिन दुनिया का कोई भी स्ट्रिंग नंबर नहीं बन सकता। इस वजह से जावास्क्रिप्ट किसको प्रेफर करता है, वो नंबर को क्या कन्वर्ट करा देता है, स्ट्रिंग। क्योंकि देखे ना अब यहाँ पे दोनों का फड्डा है, ये स्ट्रिंग भी है, ये नंबर भी है। अगर आप सोचेंगे भाई ये तो हो सकता था ना कि 2 को वो क्या कर दे, वो नंबर कर दे और आंसर हमें क्या दे दे, 4, लेकिन उसने इसको प्रायोरिटी ना दी और उसने उसको उल्टा क्या किया कि उसने नंबर को बदल के स्ट्रिंग कर दिया। और कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, कॉन्केटिनेशन। समझ रहे हैं। अब कॉन्केटिनेशन में जरूरी नहीं कि इस तरह का केस हो, कॉन्केटिनेशन ऐसे भी यूज होती है, जैसे कि मैंने लिखा ए बी प्लस सी डी, तो नीचे आपके पास क्या आया, ए बी सी डी एक साथ लिखा हुआ है। बात समझ रहे हैं। एक और चीज आप ध्यान में रखिएगा कि जो स्पेस बार है वो खुद भी एक करेक्टर है, सही है। स्पेस बार खुद भी एक करेक्टर है। क्या मतलब है, अब आप देखें, मैं ऐसे से करता हूँ ए बी सी डी, फिर मैं ऐसे से करता हूँ, तो नीचे देखें उसने कोटेशन मार्क्स को गौर करें, उसने स्पेसेस लगाई हैं, मतलब वो स्पेसेस को भी क्या काउंट कर रहा है, स्ट्रिंग का पार्ट काउंट कर रहा है। बात समझ आ रही है। एक और चीज है, ए बी अब क्या होगा, नीचे स्पेस बार को भी उसने काउंट किया, ये स्पेस बार मैंने कहाँ दिया है, सी से पहले। तो जब आप इससे, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक की मैं आपको बात यहाँ पे बता रहा हूँ कि जहाँ पे अब आप यूजर से कोई डेटा लेते हैं, तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं यूजर ने स्टार्ट और एंड में गलती से कोई स्पेसेस तो नहीं दे दी। बात समझ रहे हैं। आपको क्या देखना होता है कि यूजर ने कहीं गलती से स्टार्ट में और एंड में कोई स्पेस तो नहीं दिया, सही है। अब वो उसको कैसे डील करते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, सिर्फ ये दिमाग में रखिएगा कि ये एक मसला है, सही है। क्योंकि इसको जरा सोचें कि मैंने किसी से पूछा था भाई आपका पासवर्ड क्या है, अब उसने मुझे पासवर्ड बताया कि ABC123, सही है। मेरे डेटाबेस में क्या सेव हो गया, ABC123। बल्कि जब वो पासवर्ड टाइप कर रहा था उसने गलती से टाइप कर दिया ABC123 स्पेस बार, सही है। उसने गलती से यहां पे दे दिया एक स्पेस बार। अब डेटाबेस में मेरे क्या सेव हो गया है, स्पेस बार आखिरी में सेव हुआ है। अब वो जब वो साइन इन होने आया, तो साइन इन होते हुए उसने मुझे क्या स्ट्रिंग दी, ABC123, और लास्ट में उसने मुझे क्या नहीं दिया, स्पेस बार। अब उसको बार बार क्या मैसेज जाएगा कि योर पासवर्ड इज इनकरेक्ट, सही है। इसको जरा अभी हम देखते हैं, ये मैंने क्या टाइप किया है, इक्वल टू, इक्वल टू, इस चीज को हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। क्या कहते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसको अभी हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स कितने होते हैं, किस किस लिए काम आते हैं। लेकिन अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये कैसे यूज़ होता है। अभी मैंने दोनों जगह ABC123 किया, तो नीचे वो क्या दिखा रहा है, ट्रू, ये दोनों बराबर हैं। अब मैं स्पेस बार दे दिया, नीचे क्या बता रहा है, फॉल्स। अब ये फॉल्स हुआ तो सर्वर क्या रिटर्न कर देगा कि ये आपका जो पासवर्ड है वो गलत है, इनकरेक्ट है। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना पड़ता है कि पासवर्ड सेव करते वक्त या कोई भी डेटा देते वक्त आपके यूज़र ने गलती से पहले या आखिर में कहीं स्पेस तो नहीं दे दी। अब ऐसे ही आपने इस स्पेस को मिटाया, आपने स्टार्ट में कर दिया, तो भी उसने क्या दिया, फॉल्स। बस की बात है, ये स्पेस बार दिखता नहीं है। जब ये डेटाबेस में हज़ारों यूजर्स का डेटा हो ना, तो आपको बिल्कुल फ़र्क पता ही नहीं लगता कि यहाँ आगे से थोड़ा सा स्पेस है रिमूव होता है। मैं उसी का ही मेथड बाद में बताऊंगा जब स्ट्रिंग मेथड्स हम डिस्कस करेंगे। तो अभी आपने एक और चीज़ नहीं देखी, इसका नाम क्या है,
इक्वल टू दो दफ़ा, और उसको हम क्या कहते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये बेसिकली कंपैरिजन करवाते हैं, क्योंकि ये क्या चीज़ है, आप क्या पढ़ रहे हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें कंडीशंस होंगी, सही है? इसमें आप चीज़ें चेक करेंगे, क्या ये इसके बराबर है, क्या ये इसके बराबर नहीं है, सही है? कौन सी चीज़ किसके बराबर है, किसके बराबर नहीं है, ये बार बार आपको काम आएगा। इसको हम क्या नाम देते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, टू, बल्कि यहाँ लिखते हैं, वरना ये फिर से नीचे से जवाब दो, दिखाई देगा फ़ायदा। मुझे बताएं, टू इक्वल्स टू टू, इसका जवाब क्या आएगा? टू आएगा। इसका जवाब क्या आएगा? इसका जवाब क्या आएगा? दोनों तरफ टू है, इसका जवाब क्या आएगा? फॉल्स आएगा। किस किसने थोड़ी जावास्क्रिप्ट पढ़ी हुई है? इसका जवाब क्या आएगा? फॉल्स आना चाहिए। आप आईसी वाले? क्या है? भाई लॉजिक्स पे सही काम करो। बात करते हैं इस पे, सही है? तो इन्होंने अभी इनको याद आया कि जब आप तीसरा इक्वल्स टू लगाते हैं, अब ये क्या बोलेगा? फॉल्स। इस तीसरे का मतलब ये होता है कि डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए, वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, और डेटा टाइप भी सेम होनी चाहिए। बात समझ आ रही है? तो ये तीन दफ़ा अगर आप इक्वल टू करेंगे तो डेटा टाइप चेक करेगा, अगर दो दफ़ा करेंगे तो डेटा टाइप चेक नहीं करेगा। इसका मैं आपको एक रीज़न सिंपल बता देता हूँ कि भाई, जब आप इनपुट बॉक्स से कोई इनपुट उठाते हैं ना, तो उसका हमेशा जो डेटा टाइप होती है वो क्या होती है? स्ट्रिंग वैल्यू होती है। समझ रहे हैं? तो आपने फर्ज करें किसी से कोई नंबर उठाया है, लेकिन आपने उसको दिया हुआ था क्या? इनपुट बॉक्स। तो आपके पास वो रिप्लाई किस में आएगा? स्ट्रिंग में आएगा। तो आपने जब उसको इक्वल करा दिया, तो आपके दो तरीके हैं, या तो आप उसको पहले नंबर में कन्वर्ट करें, या आप डायरेक्टली इक्वल करा दें। अगर आप डायरेक्टली इक्वल करा दें तो आपको दो दफ़ा इक्वल टू यूज़ करना चाहिए। अगर आपने उसका डेटा टाइप चेंज कराई है तो फिर तीन दफ़ा करना चाहिए। बात समझ रहे हैं? कुछ लोगों को समझ आई होगी, कुछ लोगों के ऊपर से बाउंसर गई होगी, लेकिन टेंशन ना लें, स्लो स्लो आपको ये बात समझ आ जाएगी। लेकिन अभी आपके ये कान में पड़ गई है, तो अब आपको ये बात पता है कि ये तीन और दो के साथ कोई पंगा होता है, सही है? तो कम से कम कोई आपके सामने बोलेगा ना कि ये टू इक्वल्स टू कॉमा कॉमा टू, यानी कि कोटेशन कोटेशन टू, इसका जवाब क्या होगा, तो आपका कम से कम दिमाग ना थोड़ा रुकेगा, बोलेगा नहीं यार, इसमें कोई पंगा था। सही है? किस चीज़ को हटा दिया मैंने? तो अभी भी ट्रू ही देगा। अब तो डेटा टाइप भी सेम हो गई, वैल्यू भी सेम हो गई, सही है? अच्छा, एक और है, मैंने लिखा ज़ीरो, मैंने कहा इक्वल इक्वल ज़ीरो, जवाब क्या आया? ट्रू। मैंने लिखा वन इक्वल टू कोटेशन मार्क वन, जवाब क्या आया? ट्रू, सही है? लेकिन मैंने लिखा ABCD, अब क्या आया? फॉल्स। लेकिन अगर मैं इसको कहूँ, यार मैं, अब उसने क्या बोला? ट्रू। की वजह क्या है? किसी को पता है? ये क्या हुआ है, इसका क्या मतलब है? जावास्क्रिप्ट आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है? नहीं। बूलियन क्या होता है, पहले बताएं चले, बूलियन क्या होता है? बूलियन लफ्ज आया कहाँ से? बाइनरी से। बूलियन डेटा टाइप है। यार जितना मुझे याद आ रहा है, मैट्रिक की क्लास पे एक जगह पेज पे लिखा हुआ था कि बूलियन जो बंदा था, एक बंदे का नाम है, बंदे का कहीं पे नाम अगर आप ये मेंशनड है, आप इसको पढ़िएगा,
कि जो आपका बाइनरी नंबर सिस्टम है वो किसने बनाया था? बूलियन ने। बूलियन एक बंदे का नाम है और उस बंदे ने बाइनरी नंबर सिस्टम बनाया था, उसके नाम से क्या पड़ गया? बूलियन। अब बूलियन जब भी कंप्यूटर साइंस में, मैं जावास्क्रिप्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी जो आप जितनी चीज़ें पढ़ रहे हैं ना वो पूरी लैंग्वेजेस के लिए है, तो इसका समझना आपके लिए ज़रूरी है। तो जो बूलियन है वो सारी अगर आप इधर पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है? बूलियन इज अ डेटा टाइप। ये रहा अ बूलियन एक्सप्रेशन नेम्ड फॉर मैथमेटिशियन जॉर्ज बूल। ये इस बंदे ने बनाया था, सही है। तो बूलियन उसका नाम था, जॉर्ज बूल। बूल तो बूल से उन्होंने बूलियन बनाया। तो वो अब जो ये डेटा टाइप है ये एक न्यू डेटा टाइप है जो आपके अब इस नंबर्स में एक्स्ट्रा होगी, तीसरी, जिसको हम क्या कहते हैं? बूलियन। बूलियन सबसे आसान और सबसे मासूम सी डेटा टाइप है जिसके अंदर सिर्फ क्या वैल्यूज होती हैं? ट्रू और फॉल्स। क्यों ट्रू और फॉल्स? क्योंकि आपके बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने नंबर्स हैं? दो। कौन कौन से? 0 और 1। कभी आपने कभी स्विचेस देखे हैं कि किसी किसी स्विच पे लिखा हुआ होता है 0 और 1? जहाँ पे 1 पे आप प्रेस करते हैं ना तो वो आपका जो भी चीज़ है यूपीएस है कुछ भी है वो चल जाता है। जब आप 0 पे क्लिक करते हैं तो वो चीज़ बंद हो जाती है। तो बेसिकली 0 का मतलब है फॉल्स या ऑफ, 1 का मतलब है ट्रू या ऑन। बात समझ आ रही है? तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या था? अगर हम इसको ट्रू को करें 1, तो उसने क्या दिया? ट्रू। क्योंकि यहाँ पे ये इसको नंबर काउंट नहीं कर रहा बल्कि क्या काउंट कर रहा है? बाइनरी काउंट कर रहा है। और बाइनरी सिस्टम्स के हिसाब से 1 क्या होता है? ट्रू। उसी तरह अगर मैं कहूँ फॉल्स इक्वल्स टू 0, तो वो क्या दे रहा है? ट्रू। तो अब क्योंकि वो 0 को क्या काउंट कर रहा है? फॉल्स काउंट कर रहा है, तो फॉल्स फॉल्स के इक्वल हो गया, तो आपका जवाब क्या आया? ट्रू। लेकिन एक और चीज है, अब ट्रू कितने इक्वल्स टू हैं? तो आपका नीचे क्या जवाब आया? फॉल्स। कि अब डेटा टाइप चेक कर रहा है क्योंकि उसको पता लग गया यार ये तो नंबर है वैसे तो, हाँ ये बाइनरी को दिखाता है, लेकिन ये बेसिकली कौन सी डेटा टाइप है? नंबर्स। और ये कौन सी डेटा टाइप है? बूलियन। बूलियन में सिर्फ दो आएंगे, यहाँ तो ट्रू यहाँ फॉल्स। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ना एक फंक्शन है, वो फंक्शन का नाम खुद ही क्या है? बूलियन। बूलियन के अंदर अगर आप 0 पास करेंगे तो वो आपको नीचे क्या जवाब देगा? फॉल्स। अगर आप उसके अंदर 1 पास करेंगे तो आपको क्या जवाब देगा? ट्रू। अब आपके पास जावास्क्रिप्ट में कुछ वैल्यूज हैं जिनको हम कहते हैं ट्रू दी वैल्यूज, और आपके पास कुछ वैल्यूज हैं जिसको हम क्या कहते हैं? फॉल्सी वैल्यूज। कुछ ट्रू दी वैल्यूज हैं, कुछ फॉल्सी वैल्यूज हैं। फॉल्सी वैल्यूज में अभी आपने दो वैल्यूज पढ़ी हैं, एक तो फॉल्स खुद और दूसरी 0। किसी को पता है कोई और फॉल्सी वैल्यू? किसी को फॉल्सी वैल्यू और पता है क्या हो सकती है? क्या? ये क्या चीज है? ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, सही है। एम्प्टी स्ट्रिंग को जावास्क्रिप्ट क्या कंसिडर करता है? फॉल्स कंसिडर करता है। वो नीचे कंडीशन बता रहे हैं कि ये बराबर है इसके। भाई चाय वाय पियो यार, क्या कर रहे हो? अब गौर से देखो, अब वो आपको बूलियन बता रहे हैं कि ये एम्प्टी स्ट्रिंग क्या है? फॉल्स। ये कौन सी वैल्यू है? फॉल्स ही वैल्यू है। अब मैं थोड़ा बहुत हो सकता है कि मैं पाइथन और इसको मिला दूं। अब मुझे जितना याद है कि ये नल वैल्यू इसमें होती है, पाइथन में होती है। तो नल वैल्यू भी वो क्या कह रहा है? फॉल्स। पाइथन में एक और होती है, आई थिंक वो जावास्क्रिप्ट में नहीं है, होती है NaN। यहाँ भी है, इसमें भी है। तो NaN का क्या जवाब दे रहा है? फॉल्स। तो ये भी कौन सी वैल्यू हो गई? फॉल्स ही वैल्यू हो गई। एक और आ सकती है अनडिफाइंड, लेकिन अनडिफाइंड से यू से उसने हमें क्या बता दिया? अनडिफाइंड कौन सी वैल्यू है? फॉल्स ही वैल्यू है। इसका मतलब है कि इनमें से जो भी अभी मैंने जो चीज़ें बताई, इनमें से कोई भी चीज़ आएगी तो आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स।
ये क्यों ज़रूरी है, ये इसके टॉपिक के बाद आपके पास एक टॉपिक आएगा इफ एल्स स्टेटमेंट्स का। इफ एल्स स्टेटमेंट में कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है सिवाय उसकी खुद की कंडीशन के। अगर आपको उसकी कंडीशन बनाना सही से आता है, अच्छे से आता है, तो आप इफ एल्स स्टेटमेंट बड़े आसानी से बना लेंगे। इफ एल्स स्टेटमेंट में और कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो उसके मुश्किल पार्ट है वो क्या होता है, कंडीशन। आप कंडीशन किस टेक्निक के थ्रू बनाते हैं, किस आसानी के थ्रू बनाते हैं और कैसी कैसी कंडीशंस को आराम से बना लेते हैं, वो आपकी खुद की अब स्किल है। ठीक है, उसके लिए मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ जो कि नॉर्मली आपको ट्यूटोरियल्स में नहीं मिलती। ठीक है, ये आपको एक्सपीरियंस से पता लगती हैं कि ये नल, फॉल्स और ये आपकी एम्प्टी स्ट्रिंग, ये कौन सी वैल्यूज़ हैं, फॉल्स ही वैल्यूज़ हैं। अब आप किसी को स्ट्रिंग पास कर रहे हैं लेकिन उस स्ट्रिंग में कुछ भी नहीं था, आपकी कंडीशन वो फॉल्स कर देगा। अब आपको समझ में नहीं आएगा इफ़ क्यों नहीं चला, समझ रहे हैं? क्योंकि आपको ये बात पता नहीं थी कि जो एम्प्टी स्ट्रिंग होता है बेसिकली उसको वो क्या काउंट करता है, फॉल्स। आपको लग रहा होगा कि वो क्या काउंट करेगा उसको, ट्रू। इसके अलावा एम्प्टी स्ट्रिंग के अलावा आप कोई भी स्ट्रिंग देंगे जिसके अंदर एटलीस्ट कुछ ना कुछ हो, भले स्पेस बार ही क्यों ना हो, तो उसको वो क्या काउंट करता है। बात समझ आ रही है? इसकी वजह बेसिकली ये है कि जो एम्प्टी स्ट्रिंग है ना, उसका जो बाइनरी बनता है वो 0 0 0 0 0 0 0 0 बनता है। एस्की में 8 करेक्टर्स होते हैं, आई थिंक चेक कर लीजिएगा, 8 है या 16 है, दोनों में से कोई एक है, तो मोस्ट लाइकली 8 है। तो 8 अगर है तो एम्प्टी स्ट्रिंग का बेसिकली वो बूलियन, वो सॉरी बाइनरी क्या है, 0 0 0 0 0। इस वजह से जो उसका आउटकम है वो क्या है, फॉल्स। और इसके अंदर अगर स्पेस बार भी आता है तो स्पेस बार का भी एक रिप्रेजेंटेशन है किसमें, बाइनरी में, जो मैंने आपको कल एस की कोड दिखाया था। स्पेस बार का भी कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन है, तो उसके अंदर एक भी 1 आया तो वो फॉल्सी से क्या हो गया, ट्रू दी वैल्यू हो गया। सही है, नंबर्स खुद भी ट्रू दी है, ट्रू दी वैल्यूज हैं सिवाय जीरो के। जीरो के अलावा जो भी नंबर होगा वो क्या काउंट होगा, ट्रू दी वैल्यू काउंट होगी। अब आई थिंक बहुत ज़्यादा आपको इसकी बात पता लग गई है। क्या आप एग्जाम्पल में देख लें, क्या आप बूलियन का प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, आप इसकी वैल्यू यूज़ कर लें, आप इसकी वैल्यू यूज़ कर लें तो आपको पता लग जाएगा कि दोनों में क्या फ़र्क है। बल्कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, सही है। अब आप देख रहे हैं कि आपके पास कुछ ना कुछ बनता जा रहा है और ये नोट्स ज़रूरी हैं। मुझे पता है कि अगर आपके पास ये नोट्स नहीं होंगे तो एंड ऑफ द डे आप 2 2 घंटे की वीडियोस तो देखेंगे नहीं। सही है, तो ये नोट्स का फ़ायदा ये होता है कि आप एक दफ़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे, आपको झट से याद आ जाता है कि हमने क्या क्या पढ़ा। सही है, और फिर आप मुझे भी नहीं ये कह सकते कि सर आपने ये तो चीज़ पढ़ाई नहीं, क्योंकि जब आप लॉजिक्स बना रहे होंगे तो मैं बीच में ये सवाल उठाऊंगा कि ये कंडीशन का क्या आंसर होगा, उस कंडीशन का क्या आंसर होगा। ठीक है, प्रोग्रामिंग में सबसे बेस्ट बंदा वो होता है जो मैं कंडीशन लिखूँ और मुझे बता दे कि इसका जवाब क्या होगा। सही है, अगर आप प्रोग्रामिंग को सही से समझ गए हैं, सारे कॉन्सेप्ट को सही से समझ गए हैं, तो आपका दिमाग इस तरीके से काम करना चाहिए जिस तरीके से हम थोड़ी देर पहले मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज को सॉल्व कर रहे थे। ठीक है तो हमारे पास हमने बूलियन डेटा टाइप देखी, हमने नंबर्स देखे, स्ट्रिंग देखे। ये जो 3 चीज़ें हैं ना, स्ट्रिंग, नंबर्स और बूलियन, इसको हम लोग कहते हैं बेसिक डेटा टाइप्स या नेटिव डेटा टाइप्स। इनके दोनों अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, अलग ज़बान अलग इसको कहती है। मतलब अलग ज़बान का मतलब यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फ्रेंच, स्पेनिश, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। कि कोई मतलब जावा इसको कह रही होगी नेटिव डेटा टाइप, जावास्क्रिप्ट इसको कह रही होगी बेसिक डेटा टाइप। सही है, लेकिन दोनों का मकसद एक ही है कि ये जो आपके पास डेटा टाइप्स है ना, इन डेटा टाइप्स को आपका कंप्यूटर डायरेक्ट जाके सेव करता है। बात समझ रहे हैं? अब इसका क्या मतलब है, कोई ऐसी डेटा टाइप भी है जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली सेव नहीं करता, तो वो हम थोड़ा जब आगे बढ़ेंगे तो उसका जवाब देंगे। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये मुझसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो मुझे वहाँ से थोड़ा याद है कि इस चीज़ से रिलेटेड जावास्क्रिप्ट का इंटरव्यू होता है, उस इंटरव्यू में ये सवाल पूछा जाता है। वो सवाल ऐसे नहीं पूछते जैसे मैं पूछ रहा हूँ, वो ना सामने कोड लिखते हैं, अब वो कोड लिखते हैं, बोलते हैं इसका जवाब क्या होगा। अब आपको देखने से लग रहा होता है कि इसका जवाब ट्रू आएगा, लेकिन उसका जवाब फॉल्स होता है। उसकी वजह फिर वो पूछते हैं क्यों, तो उसका जवाब इस जगह से है कि ये बेसिक डेटा टाइप्स हैं, तो इसके आगे आप डेटा टाइप्स पढ़ेंगे उसको हम लोग कहते हैं रेफरेंस डेटा टाइप्स। क्या कहते हैं,
रेफरेंस डेटा टाइप्स, दोनों में फ़र्क ये होता है कि जो बेसिक डेटा टाइप्स हैं वो डायरेक्टली जाके हार्ड डिस्क में सेव होती हैं, और जो रेफरेंस डेटा टाइप्स होती हैं वो डायरेक्ट सेव नहीं होती, वो एड्रेस सेव करती हैं कि यहाँ पे जाके आपकी डेटा सेव हुई है। अब एड्रेस का क्या मतलब है ये हम स्लो स्लो पढ़ेंगे। आपकी जो अशकाल हैं वो बता रही हैं कि थोड़ा सा आपको मसले मसाइल पैदा होने लग गए हैं, लेकिन टेंशन ना लें, स्लो बाय स्लो। आज आपका समझ लें पहला जावास्क्रिप्ट का दिन है, कल तो आपका इंट्रोडक्शन था, अभी आप लोगों ने तो प्रैक्टिस भी नहीं की है। सही है, अभी तक किसी को कोई इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है? जावास्क्रिप्ट में एक बहुत छोटा सा एक मेथड है, फंक्शन है, जिसको हम कहते हैं क्या? टाइप ऑफ। टाइप ऑफ के आगे आप जो भी चीज़ लिखेंगे वो नीचे आपको क्या बताता है? उसकी डेटा टाइप। ये बहुत यूजफुल होता है खासतौर पे जब आप बिल्कुल नई नई जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं और आपको चेक करना होता है कि ये क्या चीज़ है। टाइप ऑफ 0 क्या दे रहा है? लेकिन ट्रू क्या दे रहा है? बूलियन। सही है। अच्छा, टाइप ऑफ 2.2 वो क्या दे रहा है? नंबर। लेकिन 2.2 नंबर है? डेसिमल इसको क्या कहते हैं? इसका कोई और नाम किसी को पता है डेसिमल के अलावा? डेसिमल बेसिकली इसको डेसिमल नहीं बोलते, डेसिमल सिर्फ इस चीज को बोलते हैं। डेसिमल सिर्फ इस डॉट को कहते हैं, इस पूरी चीज को क्या कहेंगे? 2.2। इसका एक नाम है क्या? क्या? फ्लोट वैल्यू। इंटीजर इसका ऑपोजिट है। सही है, तो अब हम इसको जरा ये देखते हैं कि इंटीजर और फ्लोट्स में क्या फ़र्क होता है। अगेन इंटीजर और फ्लोट का कॉन्सेप्ट दुनिया की हर कंप्यूटर साइंस में है और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इंटीजर वो वैल्यू होती है जिसमें डॉट नहीं होता। सिंपल आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स, अ सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स, या आप होल नंबर्स 0 1 2 3 4 टू द इन्फिनिटी। ये जो आपने थोड़ी देर पहले इमेज में देखी थी ना, ऐसे करके लाइन जा रही थी, इसको हम लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स कहते हैं। सही है, ये थोड़ी सी आपके कॉन्सेप्ट अच्छा करने में बहुत अच्छी होती है। जो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स है ना, वो कैसे चलते हैं कि 0 से स्टार्ट होती है, एक हिस्सा इधर जाता है और एक हिस्सा इस तरफ जाता है। अब जो राइट हैंड साइड है वो कौन से हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। जो लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं वो कौन से? नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये इंटीजर्स जो है ये होल नंबर होता है, 1 2 3 4 5, इसको हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स। अब आपको एक वैल्यू चाहिए 2.5, ये 2 और 3 के मिडिल पे आता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? फ्लोट। क्या कहते हैं? फ्लोट। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, ये जावास्क्रिप्ट का बहुत छोटा सा फंक्शन है। ये क्या लिखा हुआ है? पार्स इंट। पार्स का मतलब होता है, अंग्रेजी का छोटा सा लफ्ज है जिसका मतलब होता है प्रोसेस करना। सही है, उसमें कोई तब्दीली लाना, प्रोसेस करना, इसका मतलब है पार्स। क्या चीज पार्स करेगा? इंट। इंट का मतलब है इंटीजर। हाँ, नहीं 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 नहीं, देखिए यहाँ पे ये मैं इसको ये मेक श्योर कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास फ्लोट वैल्यू आ रही है तो मैं उसको रिटर्न में क्या दूँ। सही है, आप जो जो बात कर रहे हैं वो टाइप कास्टिंग है। सही है, मैं इस वक्त फ्लोट से इंटीजर पे कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो 2.2 जो है ना, जो अब भाई ये कौन सी वैल्यू है? 2.2 फ्लोट वैल्यू है, मैं उसको किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ? इंटीजर वैल्यूज को। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? हो सकता है कि मेरे पास ऐसी कंडीशन है कि मैं ऐसा काम करने वाला हूँ जिसमें मैं सिर्फ क्या एक्सेप्ट कर सकता हूँ? नंबर्स। इसका मतलब ये है कि आपने एक बोला हुआ है कि भाई तुम्हारी एज क्या है, अब किसी ने लिखा हुआ है 223.5। सही है, अब वो अपनी तौर पे वो सही बोल रहा है कि मेरी 23 साल 6 महीने उम्र है, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए भाई, हमें डेटाबेस में सेव कराना है क्या? इंटीजर। क्योंकि डेटाबेस में जब आप टेबल बनाते हैं या जो आप पूरा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके अंदर पहले आप बताते हैं कि इस कॉलम में कौन सी डेटा टाइप सेव होगी। और डेटाबेसेस में सिर्फ नंबर बोलना काफ़ी नहीं होता, डेटाबेस आपसे ये भी पूछता है कि क्या इस कॉलम में आप हमें फ्लोट दोगे, आप हमें फ्लोट दोगे या फिर हमें क्या दोगे? इंटीजर। इससे थोड़ा और आगे भी हो जाता है, फ्लोट 8, फ्लोट 32, फ्लोट 64, फ्लोट 264, 254, सॉरी 256।
256, सही है, या यू एंट या यू फ्लोट। तो बहुत ज़्यादा अलग अलग डेटा टाइप्स हैं जो कि किस में आते हैं, डेटाबेसेस में, लेकिन वो डेटाबेस का पार्ट है, वो इस जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है। तो जब आप जावा डेटाबेसेस में पहुंचेंगे तो आपको इसका पता लगेगा कि फ्लोट 8 और फ्लोट 12, फ्लोट 8 और 16 में क्या फ़र्क है और 32 में क्या फ़र्क है, ठीक है। और इसी तरीके से इंट 8 होता है, इंट 16 होता है, इंट आपका 32 होता है, 64 होता है, आखिरी में 256 होता है। तो इसमें आपको वहाँ पे पता चलेगा कि इनका क्या फ़र्क है। अभी आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है कि ये फंक्शन किसको, फ्लोट को किस में कन्वर्ट कर रहा है, इंटीजर में। सबसे बड़ी डेटा टाइप, सबसे बड़ी डेटा टाइप गलत होगा। अगर आपको सबसे बड़ा नंबर सेव करना है तो आपने डबल यूज़ करनी है, ठीक है। तो टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी अलग है, लेकिन आपका मैं सवाल समझ गया, वो डबल ही है वाकई। तो आपके नंबर की जो लेंथ है, इंटीजर की जो है वो लेंथ की जो एक लिमिट है, अगर आपको उसको एक्सीड करना है तो आप डबल यूज़ करते हैं, ठीक है। आपने माइस्क्यूएल पढ़ी है? सही है। तो इस जो पार्सेंट हुआ, इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ है, अब क्या हुआ है, स्ट्रिंग में से उसने किस में ले आया, वो इंटीजर या नंबर सिस्टम में या नंबर डेटा टाइप में ले आया। अगर आप डेटा टाइप के लफ्ज पे बात करो तो हम स्ट्रिंग डेटा टाइप से किस में आ गए, आपने इंटीजर डेटा टाइप पे आ गए। अब ये कहाँ पे यूज़ हो सकता है, जैसे कि आपने एक कैलकुलेटर बनाया हुआ है और यूज़र से आप कैलकुलेटर के लिए जो बल्कि बना ही लेते हैं, आप कहते हैं 8 इज इक्वल्स टू इनपुट, इनपुट होता है इसमें फर्स्ट नंबर, क्या इनपुट पाइथन का है। तो जब मैंने लिखा प्रॉम्प्ट, तो यहाँ पे देखें मुझसे अब वो एक बॉक्स खुल के आ गया डायरेक्टली। अब वो मुझसे पूछ रहा है भाई तुम्हें क्या चीज़ सेव करानी है या क्या रिसीव करना है। मैंने उसको बोला 25, 25 दे के मैंने प्लस को क्लिक किया तो नीचे देखें क्या प्रिंट हुआ, 25। लेकिन 25 के ऊपर क्या है, स्ट्रिंग्स हैं। ठीक है, इसको अभी देख लेते हैं, लेकिन पहले मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ बी, मैं कहता हूँ सेकंड नंबर। ठीक है, मैंने फिर एंटर हिट किया। अब वो फिर मुझसे सवाल पूछ रहा है तो मैं उसको कहता हूँ दूसरा नंबर क्या है, 50। मैंने ओके प्रेस किया, अब इसने क्या सेव कर लिया, 50। अब मैं इसको कहता हूँ ए प्लस बी, तो नीचे क्या जवाब दे रहा है मुझे वो, 2550। यकीनन ये जवाब गलत है, लेकिन उसने क्या की है, कॉन्केटिनेशन। उसने क्या कर दिया, कॉन्केटिनेशन, क्योंकि ए के अंदर क्या सेव हुआ था, 25, लेकिन किस डेटा टाइप का, स्ट्रिंग का। अब ये मसला हुआ। तो ये आपको हर उस वक्त होगा जब आप यूजर से डेटा रिसीव करेंगे। अब इसका हल क्या है, पार्स एंड, पार्स एंड आपने किया ए, आपने किया फिर पार्स एंड, आपने किया बी। अब आपको वो क्या जवाब दे रहा है, 75। उसने पहले क्या किया, उसने 25 और 50 को कन्वर्ट करके वो नंबर्स में ले आया, फिर वो नंबर्स में लाने के बाद उन दोनों को प्लस किया और आपको जवाब दे दिया। तो टू मेक श्योर कि भाई ये ऐसा ही है, आपको ये काम करना होता है। इसके अलावा अब एक इंटरेस्टिंग केस देखते हैं, बल्कि यहाँ पे आते हैं। मुझे आप एक बात बताएं, पारसेंट 21 ABC का जवाब वो क्या देगा, क्या देगा, वही देगा। थोड़ा लॉजिक पे खेलें, क्या हो क्या रहा है इधर। ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू में मैं नंबर भी दे रहा हूँ और टेक्स्ट भी दे रहा हूँ, ABCD भी है और नंबर सिस्टम भी है। लेकिन ये जो फंक्शन है पार्सेंट, ये करता क्या है, स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है नंबर्स में।
अब आपकी लॉजिक क्या कहती है कि इसका क्या जवाब होना चाहिए? हाँ, ने क्या जवाब दिया है? 21। गुड जॉब। लेकिन अब क्या होगा? 21 ही नहीं देगा। लॉजिक भी यही कहती है, दिमाग भी यही कहता है, होना भी यही चाहिए। सही है। लेकिन जवाब क्या आया? नान। बेसिकली नान का मतलब है नॉट अ नंबर। NAN, नॉट ए नंबर। अब इसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगेन, अब वही वाली बात है, अब इंटरव्यू के बीच में आपको ये कोई लिख के दे दे, अब आपको दिमाग में वो 21 ABC का आंसर 21 आया था, आप तो बोल दोगे 21। तो आगे से वो जो सीनियर बैठे हुए होंगे, अगर खासतौर पे पाकिस्तानी हुआ हो तो हंसेगा। सही है, हंस के हंसते थोड़ी देर हंसेगा, 2-3 मिनट, फिर उसके बाद बोलेगा कहाँ से पढ़ा था? आप बोलोगे सुफा से पढ़ा था। सही है, फिर वो पूछेगा कौन पढ़ाता था? आप बोलोगे सर इखलाक पढ़ाता था। बोलते थे पागल था वो। सही है, तो पाकिस्तानी इंटरव्यू होगा ना, लाजमी ये होगा। फिर होगा बेटा 5,000 रुपये ले लो, 3 महीने हमारे पास काम करो, हम तुम्हें ऐसा ट्रेन करेंगे ना, फिर उसके बाद तुम बोलोगे हाँ अब मुझे काम आता है। सही है, ये उनकी टैक्टिक होती है नॉर्मली, आपकी सैलरी गिराने की टैक्टिक होती है पाकिस्तानी इंटरव्यूज़ में, मैंने बहुत नोट किया है। इंटरनेशनल आपका कोई इंटरव्यू होगा ना, तो वो आपसे पूछेंगे भाई ये काम है, ऐसे ऐसे करना है, कर लोगे? यस और नो। और पहले कुछ ऐसा काम किया था तो दिखाओ। बस उनका ये सवाल होता है। वो लोग इस पे नहीं आते कि ये 2+2 करके दिखाओ, 3+2 करके दिखाओ, नहीं नहीं नहीं। वो बस पूछते हैं कि भाई ये काम है, मुझे ये आपकी PDF फाइल जनरेट करवानी है, आप कैसे करोगे? सही है, वो पैसे वैल्यू करते हैं भाई। वो लोग वो बंदा देखते हैं जो क्रिएटिव हो। हमारे वाले ना किताबी कीड़ा ढूंढते हैं। और एक सिर्फ ये है, वो लोग देखते हैं कि बंदा क्रिएटिव होना चाहिए, डिसीजन मेकर होना चाहिए। डिसीजन मेकर बहुत कम लोग होते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत इंटर्नीज देखे हैं जिनको मैंने अपने पास भी ट्रेन किया है। उनमें मैंने एक बात मैं नोट करता हूँ कि वो एक छोटा सा मसला आ जाए, चुप करके बैठ जाते हैं। सर ये तो इशू हो गया। अरे भाई इशू हुआ तो सोचो, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, कोड फटेगा। और ज़्यादा क्या होगा, खत्म। और चला भी तुम अपने लोकल PC पे रहे हो। मसला क्या है, करके तो देखो भाई। वो रुक जाते हैं एक जगह, बोलते हैं सर नहीं हो रहा। अरे भाई गूगल पड़ा हुआ है, खोलो, स्टेक ओवरफ्लो भरा पड़ा है। तो वो लोग सिर्फ चेक करते हैं आपकी अप्रोच। इवन वो बोलते हैं कि हमें कोई मसला नहीं है कि अगर तुम गूगल से कोड उठा रहे हो। सही है। वो बोलते हैं बस आपकी अप्रोच क्या है, आपकी मेंटालिटी क्या है, आप किस तरीके से सोचते हो, इस प्रॉब्लम को आप कैसे हल करते हो। तो यहाँ पे आपको लॉजिक का पता होना चाहिए कि आपकी जो जावास्क्रिप्ट है, यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका रूल सामने आता है। जैसे HTML में आपने पढ़ा था, वो कैसे वो चलती है, लाइन बाय लाइन। CSS कैसे चल रही थी, लाइन बाय लाइन। इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट कैसे चलती है, लाइन बाय लाइन। लाइन बाय लाइन चलती है लेकिन लेफ्ट से चलती है। ठीक है, एक तो लाइन बाय लाइन आती है, पहले लाइन 1 2 3 4, लेकिन लाइन नंबर 1 से पहले वो ये चीजें पढ़ना शुरू करेगी। यानी कि वो लेफ्ट से स्टार्ट होती है और राइट की तरफ जाती है। सिर्फ 2 पढ़ेगी। सही है, तो वो वहां पे ब्रेक कर देती है जहां पे उसको नंबर के अलावा कुछ और मिल जाता है, उसको लगता है वो आगे कुछ भी नहीं होगा। किसको? यार इसको, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं कोड के साथ खेलना। तो ये ज़्यादा बेटर है कि आप इसको खुद खेलें और आपको देखें कि कौन से सिनारियों में क्या होता है। सही है, अभी आगे ये तो जस्ट स्टार्ट है। आगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी, आप बोलेंगे सर ये इफ एल्स के अंदर 2 एल्स लगा दें हम लोग, क्या होगा? सही है, एक एफ के अंदर एक और इफ हो, फिर उसके अंदर 2 एफ हो, तो क्या होगा? तो ये इसको हम कहते हैं कोड के साथ खेलना, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इनफाइनाइट है। आपको एक टेक्निक बता दी गई है, वो टेक्निक हज़ारों तरह से यूज़ हो सकती है। मकसद है कि आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हो। इवन यहाँ पे एक ही काम करने के 10 तरीके होंगे, 10 सेम रिजल्ट देंगे। समझ रहे हैं, वो आपकी अप्रोच पे है। हो सकता है किसी का कोड 20 लाइनों का है, किसी का कोड 5 लाइनों का है, काम दोनों का सेम कर रहा है, चल भी रहा है।
ठीक है, कहीं कहीं पे परफॉर्मेंस का और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कोड का इशू आता है। कॉम्प्लेक्सिटी होता है कि ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन या ऑर्डर ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी, कि n2 है, n1 है, n नॉट है। ये जब आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा कि ये क्या चीज़ होती है। अगेन ये इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है कि आपका जो अभी आपने लूप बनाया है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, या आपके कोड की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो वो इसका जवाब बहुत सिंपल होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसका जवाब पता नहीं होता। सही है, वो हम बाद में खैर देख लेंगे, अगर मैं ना बताऊं तो मुझे आप याद करा दीजिएगा। तो हमने स्ट्रिंग पढ़ लिया, हमने बूलियन पढ़ लिया। ये जो आपने अभी काम देखा, इसका एक नाम है, इसको हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। क्या कहते हैं? टाइप कास्टिंग। कास्टिंग का मतलब होता है मोल्ड करना, किसी चीज को बदलना, तब्दील करना। टाइप कास्टिंग कि हम उसकी टाइप को बदल रहे हैं, ये टेक्निकल टर्म है इस प्रोसेस की, कि आप टाइप कास्ट कर रहे हैं। जब भी आप इनपुट वैल्यू कहीं से भी लेंगे तो उसकी इंटीजर में टाइप कास्टिंग करना लाजमी है। बात समझ आई? बस आखिरी आज की एक डेटा टाइप पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम इसको क्लोज करते हैं आज के लिए, ताकि हम नेक्स्ट वीक में जाएं। शुरू शुरू में जावास्क्रिप्ट जो है वो मैं बहुत स्लो लेके जाता हूँ, ताकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको ये सही से आने चाहिए। अगर इनमें थोड़ा सा भी आपका चूका तो आपको आगे की कोई भी चीज़ नहीं समझ में आएगी। ठीक है, जब आपको मुझे पता लग जाएगा कि आपके वेरिएबल्स, आपके डेटा टाइप्स, इफ एल्स कंडीशंस, आपके लूप्स, और उसके बाद आपके फंक्शंस, उसके बाद एरे मेथड्स, ऑब्जेक्ट मेथड्स, जब ये चीज़ें हो जाएंगी ना, मैं आपको बोलूँगा आपने बेसिक जावास्क्रिप्ट कर ली। ठीक है, उसके बाद जो चीज़ें हैं ना वो उसके समझ लेंगे यूजेज है, कि जावास्क्रिप्ट में इस चीज़ को कैसे यूज़ करते हैं, जावास्क्रिप्ट में उस चीज़ को कैसे यूज़ करते हैं। तो यूजेज सीखना मुश्किल नहीं है, बेसिक्स को सीखना मुश्किल है। बात समझ रहे हैं? तो हम बेसिक्स पे फोकस करेंगे कि ताकि आपकी बेसिक स्ट्रांग हो। मैं बोलूँ ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपके दिमाग में उसका खाका बनना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। मैं बोलूँ एरे क्या होता है, आपके दिमाग में खाका बनना चाहिए कि एरे किस तरह से दिखता है। मैं आपसे कहूँ कि एक स्टूडेंट का पूरा मुझे एक डेटाबेस बनाना है, तो उस स्टूडेंट का डेटाबेस मेरा कैसे बनेगा, उसका मुझे डेटा स्ट्रक्चर बताएं। तो आपके दिमाग में वो बन जाना चाहिए कि ऐसे इस तरीके से मैंने डेटा स्ट्रक्चर बनाना है। मेरी नज़र में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी जो बुक है वो 50% से ज़्यादा डॉम मैनिपुलेशन, सही है, इवेंट टाइप्स, क्लिक इवेंट्स, फलाना ढिमकाना, वो ज़्यादा है। मैं कहता हूँ वो बकवास है। उसकी वजह यह है कि उसको रिएक्ट ने कंप्लीटली रिप्लेस किया हुआ है। आप उसमें टाइम ज़ाया करके क्या हासिल करेंगे जब मैं आके रिएक्ट में बोलूँगा कि वो किसी काम के नहीं। सही है, तो हम ज़्यादा टाइम किस में लगाएंगे? बेसिक्स यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, कि आपकी लैंग्वेज से आप काम कैसे लेते हैं, आप बेसिक उसकी लॉजिक बिल्डिंग कैसे करते हैं, और लॉजिकल क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपकी एक दफ़ा वो बन गई, आप रिएक्ट यूं करेंगे। बात समझ रहे हैं? तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बुक आपको हो सकता है ये थोड़ा सा डरा दे कि ये तो इतना ज़्यादा है, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन वो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ वो चीज़ कराऊंगा जो आपकी लॉजिक बिल्डिंग और आपको कोड लिखने में फ़ायदा देगा। वो चीज़ें जो चीज़ें ऑलरेडी रिप्लेस हो चुकी हैं रिएक्ट में, उसको ना पढ़ने का फ़ायदा है, ना उस पर टाइम ज़ाया करने का कोई फ़ायदा है। बात समझ आ रही है? अब हम फाइनली एक और डेटा टाइप पे चलते हैं, नंबर 4, और ये है एरेज। एरेज अगेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की सबसे पसंदीदा डेटा टाइप है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली डेटा टाइप है। एपीआईज को, सर्वर्स को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, इसको जाहिर करने का तरीका बहुत आसान है कि आप दो स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाते हैं, इनको स्क्वायर ब्रैकेट कहा जाता है। ठीक है, इसका ख़ास बात क्या है कि ये एक वैल्यू नहीं होती, ये ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ होती है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं सेव करने के लिए, तो आपको क्या इस्तेमाल करना चाहिए? एरे। उसका क्या मतलब है? हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मेरे पास ये कितनी वैल्यूज़ हैं? 9। लेकिन ये एक ही जगह पे सेव हुई हुई हैं। आपको बात समझ आ रही है? इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? एरेज। क्या कहते हैं? एरेज। अब एरेज में आप जो भी चीज़ सेव कराते हैं उसकी क्या होती है? पोजीशन। क्या होती है? पोजीशन। इसको हम थोड़ा और रिप्लेस करते हैं क्योंकि आपको वो ज़्यादा कंफ्यूज कर देगा। मैं कहता हूँ ये है ए, ये है बी,
और ये है सी। अब आपके पास क्या है, ए बी सी। अगर आप क्रोम में ये आपके पास एरो नजर आता है, इस एरो को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये 0 लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, और इसके बराबर में क्या लिखा हुआ है, ए बी और सी। ये बेसिकली आपको क्या बता रहा है, ये बता रहा है इनकी पोजीशन। क्या बता रहा है, पोजीशन। ए किस पोजीशन पे है, हमेशा याद रखिएगा कि जो एरे है वो होल नंबर से स्टार्ट होती है, और होल नंबर्स का पहला नंबर कौन सा है, 0। तो 0 1 2 3 4 5। लेकिन मुझे बताएं कि इस एरे की लेंथ क्या है, 3। लेंथ क्या होती है कि काउंट ऑफ एंटिटीज या काउंट ऑफ क्वांटिटीज या काउंट ऑफ एलिमेंट्स, कि आपकी इस एरे में कितने चीजें हैं, इसमें कितनी चीजें हैं। लेकिन ये जो सी है इसकी पोजीशन क्या है, 2। इसका खास ख्याल रखिएगा, जो आपकी लेंथ होती है उसका जो आखिरी एलिमेंट होता है उसकी पोजीशन -1 होती है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा शुरू शुरू में, लेकिन ये आगे चल के बहुत ही ईजी हो जाएगा। अभी थोड़ा सा ये आपको तंग करेगा, थोड़ा सा। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं कहता हूँ 8 = ABC। मैंने लिखा कर्ली ब्रेसेस, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट्स 1। तो मुझे क्या उसने रिटर्न किया, बी। ये ए क्या था ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, क्योंकि ये अभी आपने सब नहीं पढ़ा है। लेकिन काफ़ी बच्चे समझ गए होंगे कि मैंने पूरी एरे को किस में सेव करा दिया है, ए में। इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे, ये क्या होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, इसके बड़े कुछ रूल्स भी हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स 1, आपका जवाब क्या आया, बात समझ आई। ये आपकी एरे है, इस तरह आप उसको कोई भी पोजीशन पास करेंगे तो उस पोजीशन पे जो भी चीज़ पड़ी हुई होगी वो आपको आउटपुट ले आएगा। अब क्या हो कि मैं इस पे लिख दूं 3, 3 पे कुछ है, तो नीचे उसने क्या दिया, अनडिफाइंड। पाइथन इस पे एरर देता है, जावास्क्रिप्ट इस पे अनडिफाइंड बोलता है। पाइथन पे अगर आप ये करते हैं ना तो वो इसके इतना बड़ा बड़ा रेड कलर का एरर आता है कि दिस द वैल्यू एक्सीड्स द एरे लिमिट। ठीक है, तो उसमें हम लोग बड़ा ख्याल रखते हैं कि हम लोग उसको एक्सीड ना करें, तो उसमें हम लोग ट्राई एंड कैच ब्लॉक लगाते हैं। अब ट्राई एंड कैच ब्लॉक क्या है, जब आप जावास्क्रिप्ट में थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि वो एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी हिस्सा है। ठीक है, तो आज इतना रखते हैं, हमारे पास एरेज तक हमने इतना पढ़ा है। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट्स के बाद आपकी जो बेसिक डेटा टाइप्स और रेफरेंस, ये रेफरेंस डेटा टाइप का ये पहला हिस्सा है एरे, ये रेफरेंस में आता है। ठीक है, ये जो पहली है ये कौन सी है, बेसिक डेटा टाइप्स। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसको और आगे करेंगे। तो डेटा टाइप्स से हमने देखा कि हमने तकरीबन पूरी क्लास लगा दी है, तो इस पर हम और भी अगली हो सकता है क्लास इसी पे ही लगाएं, क्योंकि डेटा टाइप्स का समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वजह यह है कि आपने कंप्यूटर साइंस पहले नहीं पढ़ी, अगर आपने पहले पढ़ी हुई होती तो मैं आपको ये चीज़ें पढ़ाता ही नहीं। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।